इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक थियरम के बारे में जो कि दो चीजों पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम पे और रिकरेंस रिलेशनशिप्स पे। इस एल्गोरिदम को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इन दोनों टॉपिक्स के लिए, डिवाइड एंड कनकर एंड रिकरेंस रिलेशनशिप के लिए। तो इस एल्गोरिदम से हम समझेंगे, टेक्निक से हम समझेंगे कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे किसी भी लॉजिक के लिए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि रिकरेंस रिलेशनशिप होता क्या है। रिकरेंस वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी काम को टुकड़ों में बार बार किया जाए। ठीक है, रिकरेंस मींस बार बार करना, किसी भी एक काम को रिपीटेडली करते रहना। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करता है, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बना देता है। तो मास्टर थियरम क्या कर रहा है, मास्टर थियरम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको सॉल्व करता है रिपीटेडली रिकरेंस रिलेशनशिप में। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द मास्टर थियरम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकरेंस रिलेशंस। तो क्या करता है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करता है किसकी, ऐसे रिलेशंस की या ऐसे फंक्शंस की जो बार बार अकर हो रहे हैं। कॉमनली फाउंड इन डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। और इसका जो पैटर्न है ये किस तरह के एल्गोरिथम में फाइंड किया जाता है, इसकी कैटेगरी जो है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और सॉल्व करो। इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट वे टू सॉल्व रिकरेंसेस ऑफ द फॉर्म। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पे काम करता है, ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पे पर्टिकुलर फॉर्म पे काम करता है। उस फॉर्मुलेशन को आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन कैसा है वो समझाता हूं मैं। द फॉर्मुलेशन इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय बी प्लस एफ ऑफ एन। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मुलेशन में आप ये समझिए कि टी ऑफ एन क्या है। टी ऑफ एन आपका सोल्यूशन है, मतलब फाइनली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, वो होता है टी ऑफ एन। अब बात करते हैं ए क्या है। ए है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स ऑफ ईच रिकर्जन। ए मतलब आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को कितने टुकड़ों में तोड़ दिया, उन टुकड़ों को हम ए बोलते हैं, उन सब पार्ट्स को, सब प्रॉब्लम्स को हम ए बोलते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम को कितने सब प्रॉब्लम में तोड़ा गया, दैट इज कॉल्ड एज ए। नाउ वी टॉक अबाउट बी, फैक्टर बाय विच द सब प्रॉब्लम साइज डिक्रीजेस। एक ऐसा रीजन या एक ऐसा कारण जिसके वजह से आपकी जो सब प्रॉब्लम्स है वो 4 से 3 हो जाए, 3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए, वो धीरे धीरे सॉल्व होकर डिक्रीज होती जाए, दैट इज बी। नाउ व्हाट इज एफ एन, एडिशनल वर्क डन आउटसाइड द रिकर्सिव कॉल। इसके अलावा अगर कोई भी काम किया जाएगा तो वो कहलाएगा एफ ऑफ एन। इस प्रॉब्लम को मैं एक छोटे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां से एक बार फॉर्मुलेशन कॉपी कर लेता हूं और आता हूं यहां पे आके हम इस फॉर्मुलेशन को डाल देते हैं। तो हमारा फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास जो है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज टी ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन प्रॉब्लम इज इक्वल टू a of t and हम we will use this bracket and यहां पे हम लगाएंगे n divided by b plus f of n। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है विजुअली। हमने बोला कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको कैलकुलेट करनी है, उसको हमने t of n बोला कि t of n हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, इस t of n बड़ी प्रॉब्लम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाएंगे इस तरीके से, सही। और इस तरीके से टुकड़े बनाने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के हर एक टुकड़े को क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय बी, सही। तो हमने ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। हर जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम इसी पार्ट पे डिनोट होगी। मतलब आपने क्या किया, आपने टुकड़े कर दिए इसके इस तरीके से, है ना, बार बार रिकर्सिवली, सही। ये नंबर ऑफ टुकड़े जो है, नंबर ऑफ हर सब प्रॉब्लम के साइज जो है, ये टोटल साइज इज कॉल्ड एज एन। मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं तो टी ऑफ एन नाम की एक प्रॉब्लम थी, उसके मैंने 5 टुकड़े किए, तो ए की वैल्यू यहां पे आती है 5 एंड ईच पीस इज रिप्रेजेंट बाय एन ऑफ। अब ए प्रॉब्लम थी, ए टुकड़े किए, तो आप एन ऑफ ए भी बोल सकते हैं और एन ऑफ बी भी बोल सकते हैं। हमने एन ऑफ बी इसलिए लिया क्योंकि हर बार बी की वैल्यू अलग रहेगी। परफेक्ट। तो हमने वापस समझाता हूं, हमने एक बड़ी प्रॉब्लम ली, उसके 5 टुकड़े किए, तो ए की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। इस तरह की एक प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं मास्टर थियरम। इसके पहले इस मास्टर थियरम का एक और नाम था, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफाइंग मेथड।
ठीक है, ये भी इसका नाम हुआ करता था। अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल समझ लेने चाहिए। पहला रूल जो इसका है वो ये है कि जो आपकी ए की वैल्यू है वो हमेशा ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। दूसरी जो है वो है b शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप n को डिवाइड कर रहे हो b से, अगर b की वैल्यू 0 आ गई तो डिवीजन हो ही नहीं पाएगा ना, डिवाइड एंड कॉन्कर हो ही नहीं पाएगा, डिवीजन ही अगर 0 हो गया। तो b की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर, 1 से छोटी हो ही नहीं सकती है। परफेक्ट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम एंड ये कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, यहां से एक बार इस पार्ट को रब कर देते हैं और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे चलते हैं। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ केसेस दिए गए हैं। टोटली मास्टर थ्योरम के अंदर हमारे पास 3 केसेस होते हैं, मैं तीनों को केसेस आपको एक बार दिखा देता हूं। तो हम चलते हैं नोट्स पे एंड यहां पे मैंने आपको ये समझाया था। पहला जो केस है वो बोलता है द कॉम्प्लेक्सिटी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग fn विथ n की पावर log b ऑफ a। ऐसा इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया और इन्होंने बोला कि केस 1 बोलता है कि f ऑफ n इज स्मॉलर देन n ऑफ पावर log b की पावर a, है ना, ऐसा कुछ इन्होंने फॉर्मुलेशन दिया। तो इन्होंने बोला कि f ऑफ n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले को एक नए फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया, वो ये फॉर्मूला था। एक और चीज आप इंपॉर्टेंटली याद कर लेना कि जो भी आपका मास्टर थ्योरम में सॉल्यूशन आएगा वो थीटा में लिखा जाता है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट थीटा में लिखा जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आते हैं यहां पे, हमने पहला केस समझा, पहले केस का एक फॉर्मूला है वो हम वापस से लिख लेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं यहां पे, तो हम ये चीज यहां से हटा देते हैं और यहां पे एक प्रॉब्लम लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो मेरा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मेरे को जो दिया गया वो क्वेश्चन ऐसा था, t ऑफ n इज इक्वल टू 4t एंड n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। ये मेरा क्वेश्चन है, ये सवाल मेरे को दिया गया है, इस सवाल को मेरे को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे दोगे, थोड़ी सी मैथ्स इसमें अप्लाई होने वाली, वो आप देख के चलना। सबसे पहले आप इसके नीचे अपना फॉर्मूला लिख लो, जो मेन आपका फॉर्मूला था, दैट वाज t ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ t n डिवाइडेड बाय b प्लस f ऑफ n। ठीक है, अब यहां से आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल लो। मैंने बोला यहां पे कंपेयर करने में a की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, दूसरा कंपेरिजन करने पे b की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 2, तीसरा कंपेरिजन करने पे f ऑफ n की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो मेरी आ रही है n। ये वैल्यूज मेरे को मिल गई। आई होप आपको समझ में आएगा वैल्यूज कैसे मिली, मैं आपको दिखाता हूं। फिर भी आपकी a की वैल्यू फॉर्मुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू आपकी a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू जो यहां पे 2 को रिप्रेजेंट कर रही है और n वैल्यू आपके f ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमने अपने मेन फॉर्मुलेशन से निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो किससे छोटा होना चाहिए, ये फॉर्मुलेशन यूज करेंगे और इससे छोटा होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखने के लिए हम आते हैं और एक बार लिख लेते हैं। अब मैंने यहां पे बोला n इज इक्वल टू बिग O, हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, बिग O नोटेशन। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बिग O लेते हैं, हो सकता है उसको किसी और रेस्पेक्ट में आंसर चाहिए तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे ना एक और चीज मिसिंग है फॉर्मुलेशन, दैट इज एप्सिलॉन। में यहां लिख देता हूं अभी आपको क्या फॉर्मुलेशन होगा और कैसे सॉल्व होगा। नीचे नोट्स में मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको। ठीक है, तो मैंने बिग O नोटेशन में लिखा और यहां लिख के मैं लिखता हूं n टू द पावर ऑफ log, एंड log के बाद हम यहां पे लिखते हैं इसका जो बेस है वो लिख देते हैं और साथ में हम इसका पावर लिख देते हैं। तो इसका जो log का बेस आएगा वो मेरा है 2, क्योंकि यहां पे b आता है, b टू द पावर a ऐसे करके। ठीक है, माइनस एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन। इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन मैंने लिखा, इसको सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहां पे बिग O एंड यहां पे n, तो n रहेगा। उसके बाद हम यहां लिखेंगे log, और log का बेस हमको देना है b मतलब 2, तो log का बेस 2 आ गया टू द वैल्यू 4, और वैल्यू क्या है उसकी 4 है, माइनस इप्सिलॉन। अब थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए log सोल्व करने का। log 2 मतलब log बेस 2 की पावर 4, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारा बिग O।
तो log 2 बेस 2 की पावर 4 जो होती है वो होती है n ऑफ 2, n की पावर 2 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब आप अज्यूम करो एप्सिलॉन की कोई वैल्यू, मैं मिनिमम वैल्यू अज्यूम करता था 0.1, मैंने 0.1 वैल्यू अज्यूम कर ली। तो 0.1 अज्यूम करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आया वो था बिग O, एंड यहां पे हम देख लेते हैं, ये हमारा था n टू द पावर 1.5, n टू द पावर 1.9 सॉरी। अब आप दोनों साइड कंपेयर करके देखो, अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो यहां पे n की पावर है 1, पर यहां पे n की पावर है 1.9। इट मींस आपका n की पावर 1.9 हमेशा बड़ा होता है n से। आपको फाइनल जो सॉल्यूशन मिला वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि आप दोनों साइड की पावर चेक करो, ये बोल रहा है n की पावर 1 एंड n की पावर 1.9, और आपको यही प्रूव करना था कि ये जो है ये इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट केस यही बोलता है आपको कि आपको प्रूव करना है कि जो आपका f ऑफ n है वो हमेशा छोटा हो जो भी आपने फॉर्मुलेशन अप्लाई किया उस फॉर्मुलेशन से, ठीक है। log b मतलब log बेस b है और पावर में a है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट केस को सॉल्व किया और जहां पे हमने ये प्रूव किया कि हम दोनों साइड के अगर पावर्स कंपेयर करें, f ऑफ n की जो सॉल्यूशन हमारे पास आया उसकी पावर को कंपेयर किया जाए तो f ऑफ n की पावर 1 है जबकि यहां की पावर 1.9 है, जो कि ऑब्वियस सी बात है n की पावर 1 से हमेशा मतलब बड़ा रहेगा या n की पावर 1 हमेशा छोटी रहेगी। अब इसको लिखा कैसे जाएगा सॉल्यूशन को वो समझा देता हूं। इस सॉल्यूशन को लिखने के लिए आप लोग कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि आप यहां पे लिखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट करी t ऑफ n, मैंने आपको बताया था आप हर बार सॉल्यूशन थीटा में लिखेंगे इक्वल टू थीटा, और आपको यह देखना है कि आपका फाइनल सॉल्यूशन यहां पे क्या था इस जगह पे। तो यहां पे फाइनल सॉल्यूशन था n टू द पावर 2, तो आपको मिला कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा डिनोटेड बाय n स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द फर्स्ट केस, पहले केस में, ठीक है, बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम। टोटल 3 केसेस हैं। मास्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर पहला केस सेटिस्फाई करता है और सॉल्यूशन आ जाता है, वैलिड होता है, तो आपको सेकंड और थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। पहला अगर फेल होगा तो आप सेकंड पे जाओगे, सेकंड अगर फेल होगा तो आप थर्ड पे जाओगे, ठीक है, और थर्ड भी फेल हो गया तो आपका मास्टर थ्योरम सॉल्यूशन निकाल के नहीं दे सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।